नमस्कार। कलमकारी कार्निवल के इस पेज पे आप सबका स्वागत है। हम इस नवरात्रा सेलिब्रेशन में विमेन इन लिटरेचर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम रोहिणी और हमारे साथ आज की अतिथि हैं गीता श्री जी। गीता श्री वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जहां तक मैं अगर बोलना चाहूँ उनके बारे में, लेकिन फिर भी बोलो बोलो। रिचुअल्स होते हैं तो वो निभाना पड़ता है। तो गीता श्री जी हिंदी साहित्य का प्रखर आवाज हैं, पत्रकार रही हैं अपने समय की, और अब जहां तक एक नॉन हिंदी लिटरेरी पर्सन जैसे कि मैं हूँ, पहले ही मैं ये घोषणा कर दे रही हूँ कि मेरा हिंदी साहित्य से दूर दूर नो तक है, पेशेवर रिश्ता कोई है। संबंध नहीं है। ऑब्वियसली पारिवारिक संबंध है, लेकिन पेशेवर तौर पे ना तो मैं लेखक हूँ, ना मैं आलोचक हूँ, ना मैं कुछ नहीं हूँ। ये बस पहले ये घोषणा है मेरी। खैर, तो गीता मुद्दे पे आते हैं। गीता श्री किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि बोला मैंने, रिचुअल्स हैं तो पत्रकार रही हैं अपने समय में, काफी प्रखर आवाज थी, और अब हिंदी साहित्य की भी उतनी ही प्रखर आवाज है। तो गीता श्री मेरे लिए पत्रकार हैं कि साहित्यकार हैं, वो ओवरलैप है, एक ग्रे एरिया है जिसमें, क्योंकि उनके साहित्य में को जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें पत्रकारिता भी दिखी, और जब थोड़े बहुत पुराने रिपोर्ट्स खोज के पढ़ी, जब इनमें मेरा इंटरेस्ट जागा, तो मुझे लगा कि साहित्य भी पहले से ही था। और अभी गीता श्री जी को हम सब बधाई देंगे क्योंकि उनकी तीसरा उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ है राजपाल एंड सन से, जिसका नाम है राजनटनी। और ये पिछले ही सप्ताह उसका लोकार्पण हुआ है, और ये किताब है, आप लोगों को दिख रही हो तो। और इसके लिए गीता श्री जी फिर से एक बार चर्चा में हैं। ये इनका तीसरा उपन्यास है। इसके पहले इन्होंने हसीनाबाद और वाया मीडिया भी लिखा है, जो कि काफी मतलब सराही गई थी, और अभी भी सराही जा रही है। गाहे बगाहे आपको पढ़ने को मिल जाएगी उसकी समीक्षाएं, उसकी आलोचनाएं। खैर, ये हम राजनटनी पे वापस आएंगे। पहले मैं गीता श्री जी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और थैंक यू। आप थैंक कुछ यू। बोलना चाहेंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा थैंक यू। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि रोहिणी मेरे से बात करेगी, और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं और रोहिणी साथ बैठ के बात करेंगे। तो मेरे साथ आजकल बड़ा, मेरे ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुझे एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल बड़ा अच्छा है, तो इसीलिए रोहिणी के साथ में बातचीत कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे बातचीत में हाँ, रोहिणी रोहिणी मुझे कितना ग्रिल करने वाली है पता नहीं, लेकिन अभी तो अच्छा लग रहा है। मैंने पहले ही बट मक्खन लगा दिया। नहीं तो ऐसा है कि कभी भी आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ तो मक्खन मैं खाना छोड़ा हुआ है। खैर, तो अब यहाँ तक कि इस 9 दिन के कलमकारी कार्निवल का हमारा ये थीम है विमेन इन लिटरेचर। तो हम हाँ, थोड़ा ये बहुत सा विमेन की बात करेंगे, हम थोड़ा सा लिटरेचर की बात करेंगे, और फिर हम दोनों को मिला के विमेन इन लिटरेचर की भी बात करेंगे। तो हम्म। जहां तक मैंने गीता दी को पढ़ा है या पढ़ने की कोशिश की है, तो एक बार मैंने, ये काफी पिंक स्टेटमेंट होगा शायद, लेकिन फिर भी मैं पब्लिक फोरम से बोलना चाहूंगी कि गीता दी और गीता श्री और उनके काम को फॉलो करने के बाद मुझे लगा कि ये एक व्यक्ति की ऊर्जा नहीं रखती हैं, ये एक संस्थान की ऊर्जा अपने अंदर लेके चलती हैं। इतने तरह का काम एक ही समय में कोई कैसे कर सकता है, ये मेरे लिए एक प्रेरणा भी है, और एक आश्चर्य का भी विषय है। तो पहला सवाल मेरा यही है गीता श्री से कि ये इस ऊर्जा का प्रेरणा स्रोत मुझे भी बताइए, और यहाँ जो लोग जुड़े हैं उनको भी बताइए। गीता श्री में कब मुझे हमको नहीं मालूम। तुमने बहुत कठिन सवाल पूछा है। शायद मैं अब तक लगातार बहुत सारे सवालों के जवाब धाए धाए देती हूँ और सहज होती हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं रोहिणी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि तुमने कहा तो मुझे लग रहा है कि सचमुच मैं एक साथ इतना काम कर पा रही हूँ। मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं अगर मैं एक साथ इतना काम कर पाती तो मुझे जर्नलिज्म छोड़ने की, एक्टिव जर्नलिज्म छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तब तो मैं दोनों चलाती, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, अज्ञे, इन सब लोगों ने साथ साथ चलाया है। बहुत सारे साहित्यकारों ने पत्रकारिता भी की साथ साथ।
लेकिन मैं फेल हो गई, मैं नहीं करा पाई, मेरा मन ही नहीं लगे उधर। तो मुझे लगा कि मैं बेईमानी कर रही हूँ कि मैं उधर रह के, अच्छा मेरा जो जर्नलिज्म में फील्ड था, वो जो काम था वो फील्ड का काम था, रिपोर्टिंग का काम था। तो मैं सारा समय लिटरेचर सोचती थी, कहानियां सोचती थी, रिपोर्टिंग की वेन्यू पे जाके कहानी सोचती थी। तो मुझे लगा मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी और मन नहीं लगता था। सच कहूं तो मैं जब ऑनलाइन की एडिटर हुई तो खबर फीड करते समय कहानी का प्लॉट दिमाग में घूमता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं दोनों के साथ न्याय नहीं कर पा रही, तो मुझे कोई एक चुन लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसको चुना। तो एनर्जी का तो देख लो, यहीं पे सवाल ये आ गया कि इतना होता तो मैं दोनों साथ चलाती। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और ये कैसे होता है नहीं मालूम, कि मैं एक साथ कई किताबों पे काम करती हूँ, ये कह सकती हूँ, क्योंकि अपना लिखना भी और संपादन भी। अभी मैं एक साथ 3-4 किताबें संपादित कर रही हूँ, और इस किताब के बाद कहानी संग्रह पे लग गई हूँ, इसके बाद अम्रपाली है। तो एक पत्रकारिता में रहने के कारण ना अनुशासन है काम का, एक डेडलाइन समझ, आप लोग जानते होंगे कि डेडलाइन होती है कि खबर इतने बजे तक देनी है और इतने शब्दों की देनी है। तो जो पत्रकारिता का अनुशासन था वो मेरे भीतर अभी भी है, और मैं लिखते समय भी भूल, मतलब इतनी साहित्यकार नहीं होती हूँ, हमेशा लगता है डेडलाइन है, मुझे पूरा करना है। मैं प्रकाशकों से यही बात करती हूँ कि प्लीज मुझे एक डेट दे दो कि किस डेट को देना है। मुझे ये मत कहो कि अच्छा दे दीजिएगा अगले महीने, ये अगले अगले महीने नहीं, मैं तारीखों में बात करती हूँ कि मुझे तारीख बता दीजिए। कोई तारीख देता है तो मैं कहती समय बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से काम पूरा कर सकूं। ये अलग बात है कि क्रिएटिव राइटिंग डेडलाइन और उसका मुरीद उसका मारा हुआ नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं काम तो खत्म करना पड़ता है ना। तो इसीलिए शायद मैं एक साथ इतना सब कुछ कर पाती हूँ। और थोड़ा मेरा स्वभाव भी है बेचैन रहने वाला, शांत नहीं बैठना, ये भी कर लूं ये भी कर लूं, इस चक्कर में आधा अधूरा बहुत काम छूट जाता है। तो ये जो तो जिसको तुम एनर्जी कहती हो ना, वो मेरी बेचैनी है। नहीं, ये अच्छी बात है ना, जो स्थिर हुआ वो तो मर गया ना, ऐसा मतलब कहा जाता है, स्थिर होना मतलब सड़ जाना या मर जाना। तो मुझे मतलब मेरे लिए ये हमेशा आश्चर्य का विषय रहा है कि ठीक है, मतलब काम करना तो आसान है, मतलब करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इतने डिफरेंट एस्पेक्ट और इतने सारे आयाम पे एक साथ काम करना, ये सच में मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको पारिवारिक रूप से और निजी रूप से जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, ये मतलब ये यहाँ पे ऑब्वियसली ये मेरा अपना मत है, ये मुझे हमेशा से ये चीज चकित करती रही है। मैं आए दिन लोगों से पूछ भी लेती हूँ कि ऐसे कैसे कर लेती हैं वो, मतलब आपने जैसे अभी बताया कि आप एक साथ कई चीजों पे काम करती हैं, आप कई उपन्यास कहानी संग्रह पे काम करती हैं, तो अभी उससे मतलब आपके इस वक्तव्य से मेरा मेरे अंदर एक और बड़ा सवाल ये आया है कि एक जब हम एक उपन्यास कोई लिखता है, पत्र मतलब लेखक लिख रहा होता है, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए मुझे मतलब ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मैं सुनी सुनाई बात ही आपसे बोल रही हूँ यहाँ पे। तो वो एक पात्र को जी रहा होता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप कह रही हैं कि आप एक साथ 4-5 जगहों पे काम कर रही हैं, तो कम से कम 4-5 पात्र आप एक साथ जी रही हैं, तो वो मानसिक हलचल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उससे कैसे आप निपटती हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखो, आप भीड़ में जीते हैं ना, एक ज्वाइंट फैमिली में आप रहने की आदत होती है आपको, तो आप भीड़ में भी अपने लिए जगह बनाते हैं, और हर परिवार के एक के मेंबर के साथ आप इंडिविजुअल मिलते हैं, सबको समय देते हैं, सबके साथ होते हैं। तो मैं तो 11 भाई या 12 बहनों के बीच में ज्वाइंट फैमिली में पली बढ़ी हूँ, मेरे पूरा चाचा की फैमिली, हम सब एक थे। तो मुझे आदत है बहुत सारे लोगों के बीच रहने की, उनके साथ जीने की, उनसे संवाद करने की। वो जो पारिवारिक आदत है मेरे बहुत सारे लोगों के साथ रहने की, वो मेरे किताबों और प्रोजेक्ट में भी काम आता है। देखो क्या, मेरा एक स्वभाव बताती हूँ, मैं तो अब पलट के, मुझे अपने बारे में 25 साल तक सोचने का मौका नहीं मिला रोहिणी, कि मैं क्या थी, मैं किस मैं भूल गई थी, मैं सचमुच अपने को भूल गई थी। अब जब मैं पलट कर सोचती हूँ अपने बारे में, तो मुझे याद आता है एक चीज मैं जो आज शेयर करना चाहती हूँ, कभी
मैं बचपन में क्रोशिया से बुनने की बहुत बहुत आदत थी। इसका मेरे लिटरेचर से क्या संबंध है बता, स्वभाव से पता चलेगा। तो मैं कलरफुल धागे लाके क्रोशिया से हमारे पेटीकोट में झालरें लगती थी, तो भाभीियों के लिए झालरें बनाना शुरू करती थी, आधा छोड़ के टेबल मैट्स बनाने लगती थी। उसको छोड़ के मैं फिर वो थाली झपना जो होता है, थाली झपने वाला जो बैना जिसमें जाता है, उसको बनाने लगती थी। उसको छोड़ दिया, उससे उब गई। तो फिर मैं बंडी बनाने लगती थी अपने लिए, किसी का देखा तो बंडी बनाने लगी। तो एक साथ ये मेरा लगता है बचपन का स्वभाव है कि टिकती नहीं थी मैं, लेकिन सबको पूरा करती थी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि पहले बंडी पूरा हुआ कि झालर पूरी हुई। दबाव पड़ा भाभी का कि जल्दी झालर बना के दीजिए, मुझे पेटीकोट में उसको सिलना है, या जल्दी वो 2 बैनर ढक के भेजना है। तो एक प्रेशर हमेशा कि अच्छा इसको जल्दी पूरा करना है। मेरा स्वभाव था छोड़ देना बीच में ही। तो वो सारे अलग अलग डिजाइन थे, और वो सारे अलग अलग डिजाइन मेरे दिमाग में कौंधते थे। मैं लार्जर देन लाइफ स्त्री नहीं हूं, मैं स्त्री इसी दुनिया की स्त्री हूं। मैं विराट महानायिका नहीं हूं, महा स्त्री नहीं हूं। मैं एक सामान्य स्त्री हूं जिसको बहुत सारी चीजों को, जैसे दुर्गा के 10 अभी नवरात्र चल रहे, आखिर दुर्गा की कल्पना आप 2 हाथों वाली स्त्री की कर सकते थे, तो लेकिन 10 हाथ है ना, तो वो 10 हाथों से की कल्पना आप देखिए। तो वो मुझे लगता है कि मैं एक साथ 10 चीजें ठान लेती हूँ। मैं पूरा करने की बात नहीं कर रही हूँ। जहां तक पात्रों के साथ जीने का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत सवाल, बल्कि मैंने इस तरह से सोचा नहीं। लेकिन क्या है कि पात्र, एक एक पात्र तब आते हैं जब आप कोई नोवेल पे, 5 नोवेल पे, 3 नोवेल पे एक साथ काम शुरू करते हो। मैंने ऐसा नहीं किया, एक पूरा करने के बाद दूसरा नॉवेल उठाया, तीसरा उपन्यास उठाया। काम मेरा एक साथ कैसे होता है, जैसे मैं यात्रा वृत्तांत पे काम करती हूँ, तो स्मृतियां हैं, नोट्स है पुराने, मैं काम कर रही हूँ। अभी एक कहानी संग्रह पे काम कर रही हूँ, तो कहानियां लिख लिख के जो जमा है उनको फिर से पढ़ के और उनको माज रही हूँ। उपन्यास खत्म कर चुकी, दूसरे उपन्यास का रिसर्च कर रही हूँ। मेरा मन ना बहुत टिकता नहीं है। वो एक जिसको कहते हैं एक बहुत क्या करूं, ये करूं वो करूं। तो अपने ही भीतर अपने मन की मरुभूमि में पछाड़े खाती हुई मैं भटकती रहती हूँ कि ये कर लूं, अच्छा नहीं अभी छोड़ देती हूँ, तो ये कर लेती हूँ। मैं खुश हूँ कम से कम कि मेरे पास मन लगाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है गीताश्री जी कि आप खुश हैं और आपका पढ़ के पाठक भी खुश हो जाते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि तो और कुछ है नहीं। तो अब थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व से आते हैं आपके काम पे, थोड़ा सा अब हम शिफ्ट करेंगे कि उपन्यास या फिर लेखन। मेरे हिसाब से तो जो कुछ भी मतलब लिखा गया है, चाहे वो नंबर में लिखा गया हो या फिर कुछ भी लिखा हुआ, मेरे हिसाब से वो लिटरेचर कहलाता है। जहां तक मैंने लिटरेचर की परिभाषा मैंने कि वो कुछ भी लिखा है जो अगर कागज पे उकेर दिया गया तो वो साहित्य हो गया। और फिर उसमें एक डोमेन है, फिर सब डोमेन है कि कौन सा साहित्य, और उसमें भी फिर सब डोमेन में भी जाते हैं। तो हालांकि मैं इससे सहमत कभी नहीं हूं, मैं अपने क्लासरूम्स में भी क्वेश्चंस उठाती थी कि साहित्य है तो साहित्यकार है, उसमें महिला और पुरुष लगाने की, आप जब उस समय वो लगा देते हैं, आप उसी समय अपने को अलग कर लेते हैं या सामने वाला आपको अलग कर देता है। लेकिन ठीक है, ये लड़ाई लंबी है, अभी पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी सिर्फ साहित्यकार कहने में, उसके पहले महिला पुरुष ना लगाना पड़े। तो फिर भी ये हम नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी ये लेखिकाओं में वो कौन सी लेखिका थी जिन्होंने, मतलब जिसको कहते हैं ना, आपको मतलब बाध्य कर दिया कि कलम अब उठा ही लेना है, पत्रकारिता छोड़ ही देनी है, अब बस लिखना है? तो नाम नहीं, मुझे लेखिकाओं के ही तुम्हें नाम चाहिए, लेखकों के नहीं चाहिए। नहीं मतलब लेखकों के भी आप बोल सकती हैं, ये मेरा सवाल था, आप इसको कैसे लेंगी ये? मैं तुम्हें सही बताऊं कि ऐसा कभी ये नहीं लगा मुझे
किसी को पढ़ते हुए कि बस अब मुझे कलम उठा ही लेना चाहिए, इनको पढ़ा तो बस अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने किसी की वजह से लेखन में नहीं आई हूँ। मेरे लेखन में आने की वजह मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे अपने भीतर वो केमिकल रिएक्शंस होने लगे थे। मुझे मेरे भीतर अणु विस्फोट हो रहा था, चिंगारियां छिटक रही थी और मैं परेशान सी थी, क्योंकि मैं गुमशुदा गीताश्री की तलाश में थी, जो बहुत पत्रकारिता के इस रेगिस्तान में खो चुकी थी। तो मुझे उसको वापस लाना, मैं बहुत ड्राई हो चुकी थी यार, मेरी पूरी जिंदगी एकदम ड्राई और दूसरे लेवल पे चल रही थी। हालांकि मैं अपने भीतर के लालित्य को बचाने की कोशिश अपनी रिपोर्ट्स और अपनी भाषा के जरिए कर रही थी, वो मेरा अलग संघर्ष था। लेकिन इसीलिए मैं बार बार फेलोशिप करती थी कि इसके बहाने मैं कभी आदिवासियों के टैटू पे कर रही हूँ, कभी मैं दूसरे झारखंड आदिवासियों में जा रही हूँ, मेरे भीतर वो थी। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा किसी को पढ़ के कि अब मुझे नहीं रुकना है और मुझे करना है। प्रेरणा बहुत सारी स्त्रियां रही, बल्कि मैं कहूँ कि मैं मेरे लिए पसंद मैं जरूर निर्मल वर्मा और फणीश्वरनाथ रेणु को करती थी, लेकिन अगर प्रेरणा मुझे किसी से मिली तो मीरा से, महादेवी से, जो मेरी परंपरा है। मैं स्त्री लेखन और स्त्री साहित्यकार में विश्वास करती हूँ, इसलिए मैंने प्रेरणा, देखो भारत सरकार भी दौड़ रेस होगा, कोई भी कंपटीशन होता है तो स्त्री स्त्री के बीच कराती है ना, ऐसा नहीं 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 स्त्री पुरुष को साथ दौड़ा देती है। तो नहीं, एक वो एक सेक्शन मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मुझे हाँ, पता हाँ, है कि मैंने जो अभी बोला उससे क्वेश्चन मार्क हाँ, आ तो जाएंगे, हाँ, लेकिन मैं स्त्रीवाद की जो लड़ाई है, वो जो वाद है, मैं चाहती हूँ एक टाइम ऐसा आए कि वो वाद खत्म हो जाए। हम पुरुषवाद की लड़ाई तो नहीं लड़ते हैं। हम जब लेखन की बात करते तो हम ये नहीं कहते कि पुरुष लेखक है, वहां सिर्फ लेखक होता है, लेकिन इधर फिर स्त्री लेखक हो जाती है। मुझे थोड़ा सा ये मैं इसलिए ठीक कहती हो, जैसे दलित लेखक कहते हैं, दलित ये लेखक है, हाँ, स्त्री लेखक थी। दलितों और स्त्रियों के साथ तो आपको पता ही है वेद में क्या लिखा है, वेद ने क्या किया और समाज ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था ने क्या किया, सामाजिक व्यवस्था ने क्या किया, वैवाहिक ढांचे ने क्या किया, परिवार ने क्या किया, सबने मिल के स्त्री को भी तो दोयम दर्जे पे सेकंड ग्रेड नागरिक है ना स्त्री। तो जब लेखिका बन जाएगी तो भी कहाँ से उसको वो मुख्य धारा का साहित्य, मैंने सुना है कि मुख्य धारा का साहित्य है जिसमें सिर्फ लेखक होते हैं। तो मेरी परेशानी का सबब वही है। हाँ, तो स्त्री लेखन, लेकिन क्या है कि मैं देखती हूँ उस तरह से कि स्त्री लेखन क्यों, मैं बताती हूँ मेरी मंशा क्या है। आप एकदम अपनी जगह सही है रोहिणी, ये होना चाहिए कि लेखन का मतलब स्त्री पुरुष दोनों, बिल्कुल। लेकिन ये तो तब ना जब आप हमें 33% आरक्षण देके आप संसद में हमें लाओगे, पार्टी टिकट देगी। जिस संसद में जिस दिन वो फाड़ा गया वो आरक्षण का, महिला आरक्षण का बिल, उस दिन मैं थी संसद में रिपोर्टिंग के लिए। वो मंजर मैं भूल नहीं सकती। मेरी जिंदगी में मेरी सोच को बदलने में जिन कुछ दृश्यों का हाथ है, उसमें से एक दृश्य वो भी है। तो वो बात मुझे बहुत चुभी, बहुत लगी। तो उसने, उस घटना ने मुझे बहुत घोर कट्टर स्त्रीवादी जिसको कहते हैं, उस घटना ने मुझे बना दिया कि अपने अधिकारों के लिए हम स्त्रियां लड़ रही हैं और हमें लगता है कि राजनीति के थ्रू ही रास्ता जाता है मुक्ति का और बराबरी का रास्ता। उस राजनीति ने हमारे अरमानों को, हमारे सपनों को फाड़ के फेंक दिया। मैं उस घटना को कभी नहीं भूल सकती। 99 दर्ज है यहाँ पे, 99 कई कारणों से दर्ज है, क्योंकि बहुत कांड हुए उन सालों में। वो एक साल बहुत खतरनाक साल था, बहुत सारे कांड हुए, तो वो भूल नहीं सकती। चाहे करगिल हो, कंधार हो, चाहे आरक्षण बिल फाड़ना हो, वो मैं भूल नहीं सकती। उसने मुझे बहुत भीतर तक हिलाकर बदल दिया। तो मुझे लगा कि हम सचमुच सेकंड ग्रेड नागरिक हैं। चूंकि मैं सामंती परिवेश से आती हूँ और हमेशा अपने को दूसरे पायदान पे पाया है, तो मेरे भीतर अपग्रेड करेंगे भी ना आप, तो मैं अपने को सेकंड ग्रेड पे ही रखती हूँ। अभी भी मैं मुख्य भूमिका में अपने को नहीं देख पाती हूँ कहीं भी, न परिवार, न बाहर, न समाज, न कहीं भी, क्योंकि निर्णायक भूमिका में आने में स्त्रियों को भी बहुत वक्त लगेगा। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये सदियों की लड़ाई है, अभी आगे बहुत सदियों में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये वाद खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये जिस दिन खत्म होगा उस दिन लेखन मतलब स्त्री पुरुष दोनों। अभी हमारी लड़ाई है, आप देख काउंट करो ना, मीरा से अगर, फिर महादेवी हो, बीच में प्रियंवदा और कई लेखिकाएं थी जो बंग महिला, हिंदू महिला, इन लोगों ने लिखा, गायब हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन आप एक परंपरा देखो तो कितनी कम है, 1 2 4 8 5, उसके बाद ऐसे करते। अभी देखो झुंड है।
मुझे लगता है हालात बदलेंगे, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, और लेखन का मतलब स्त्री पुरुष दोनों होंगे। लेकिन जब तक ये हालात नहीं बदलते हैं, तब तक हमारी लड़ाई पैरेलल खड़ा होने की, अभी तो हम बराबरी में खड़े होने की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जी मिक्सअप होने की बात करेंगे कि आप जी हमें शामिल मानिए। अभी एक पैरेलल धारा चल रही है स्त्रीवादी। देखिए क्या है ना, स्त्रियों के साथ दिक्कत ये है कि हर स्त्री अपने, हर लेखिका अपने को नहीं कहती है कि मैं स्त्रीवादी हूँ, कोई नहीं कहती है कि मैं स्त्रीवादी लेखिका हूँ। बहुत कम स्त्रियां घोषणा करती हैं मेरी तरह कि मैं स्त्रीवादी हूँ। मेरे पास स्त्रीवादी होने का बहुत रीजन है, लेकिन जो नहीं कहती हैं उनको भी फेमिनिस्ट कह दिया जाता है, उनको भी हमारे साथ शामिल कर दिया जाता है। आप उनको तो, मृदुला गर्ग कहती है मैं स्त्रीवादी नहीं हूँ। मैंने तो अपने कंटेम्प्रेरी भी कई लोगों को सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि वो लोग कहती हैं भाई हम तो लेखक हैं, हमें स्त्री स्त्री करके मत देखो। लेकिन आपको वो कहाँ काउंट कर रहा है? मैं तो एक राज्य की बात बताती हूँ, छोड़िए नाम लूंगी तो जो सुन रहे हो कहेंगे। कथा समारोह था और एक आलोचक महोदय गए, उन्होंने कथा, समकालीन कथा में 50 नाम गिनाए, 50 नाम में मर्द के नाम थे, एक भी स्त्री नहीं थी उसमें। सामने बैठी थी एक लेखिका, सर पकड़ के बैठ गई। जब वो मंच पे गई तो उन्होंने खूब धज्जियां उड़ाई। तो आपको तो काउंट ही नहीं किया जाता। जब जी आलोचना होती है तो आपको तो स्त्री लेखन में ये आपके लिए अलग से लेख लिखे जाते हैं, आपके लिए हाँ अलग से आप पर विचार। तो आपको वो कथा समारोह में जब समकालीन कथा की आलोचना का प्रसंग आया, जब आलोचक महोदय मंच पे पढ़ रहे थे, तो एक भी स्त्री लेखक नहीं थी उसमें, कोई भी लेखिका नहीं थी। ऐसा कैसे हो गया कि मुख्य धारा के लिटरेचर पे आप बात कर रहे हैं और लेखिकाओं के लिए एक अलग से सत्र बना दिया आपने? आप उसी सत्र में शामिल करो ना। हाँ, बराबर ये अगर मेरे चार, लिए अचंभा हाँ होता है मुझे कि मैं देखती हूँ खासकर जब ये मतलब खैर ये तो वर्ल्ड लिटरेचर की ही बात है, इसमें ऐसा होता है कि स्त्री लेखन पुरुष लेखन, खैर मैंने अपनी बात पहले ही कह दी। हाँ यहाँ हाँ अलग से आलेख लिखे जाते हैं कवित्रियों पे, स्त्री लेखन पे। मतलब कुछ लोग हैं जो हाँ पर्टिकुलरली बस ऐसे ही लिखते हैं। आप मुझे आज पहली बार मैं मतलब पब्लिक में कुछ बोल रही हूँ, अरे मुझे उस समय मैं अचंभे में पड़ जाती हूँ कि आप एक मतलब साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, ये बहुत क्लीशे स्टेटमेंट है दैट लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी। तो आप अगर ऐसा लिख रहे हैं तो आप कौन सी सोसाइटी दिखा रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं स्त्रियों को बराबर का दर्जा दीजिए, दूसरी तरफ आप स्पेशल आलेख लिख रहे हैं, आप खुद ही बाइफरकेट कर हाँ, रहे हैं। इसमें कुछ कहना चाहूंगी, मैं जोड़ना चाहूंगी आपकी बातों में, कि जी कुछ आलोचक और कुछ कवि स्त्री विमर्श के चैंपियन हैं। वो उनका पीएचडी है लेखिकाओं पे। नहीं, तो अच्छी वो बात है गीता जी, उनका पीएचडी होना चाहिए, उनका शोध होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब हम शोध कर रहे होते हैं तो हम उसको चैप्टराइज करते हैं, लेकिन एक शोध ग्रंथ एक बन के निकलता है, उसके चैप्टर्स हो सकते हैं, आप एक ही चैप्टर को पूरा शोध नहीं बना सकते हैं। स्त्री लेखन पे अगर आप शोध कर रहे हैं तो सब तो डोमेन वही तो, कीजिए। बहुत साजिशन सब वो अलग कर रहे हैं, बहुत जी साजिशन खैर, वो अलग कर रहे हैं। देखिए दो तरफ से चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। जी दोनों बातें रोहिणी आपने यहाँ पे पॉइंट उठाया, दोनों पॉइंट बहुत बढ़िया है। एक तो ये कि स्त्रियां भी अब उनको लग गया कि वो शामिल नहीं करेंगे, तो ठीक है, हम पैरेलल धारा है, हमें पैरेलल एक धारा की तरह देखो। दूसरा, जो स्त्री विमर्श के चैंपियन लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो सिर्फ स्त्रियों पे ही लिखते हैं, और स्त्री लेखिकाओं के बीच में ही उनका पूरा ज्ञान बंटता है और मूवमेंट है उनका। तो वो सिर्फ स्त्रियों पे लिख लिख के अलग से, उपन्यासकारों पे अलग लेख लिखेंगे, कहानीकारों पे अलग लिखेंगे, कवियों पे, स्त्री कवियत्रियां जितनी हैं उन पे अलग लेख लिखेंगे। तो वो हमें बार बार ये बता रहे हैं कि तुम अलग 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 धारा हो, अलग धारा हो, मतलब तुम मुख्य धारा में आने के लिए अब हाय तौबा मत करो। तुम्हें हमने एक कमरा दे दिया ना जी, विवाह करके तुम्हें एक घर दे दिया स्त्रियों, तुम अब घर संभालो, तुम इस घर की स्वामिनी हो, हम तो चले बाहर दिग्विजय करने। ऐसे ही जो स्त्री विमर कुछ लोग हैं जो स्त्रियों को एक पैरेलल धारा में घुसा के कि अब देखिए हम आप पे विचार कर रहे हैं, हमने आपको एक पैरेलल धारा दे दी, लेकिन आप मुख्य धारा में मत आना, ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ तो पहले से एक से एक दिग्गज और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राइटर भरे पड़े हैं, आपके लिए एक पैरेलल धारा हमने बना दी है। ये भारतीय अब मेंटेलिटी है। आपकी इस बात से ही आपके लेखन की तरफ मैं बढ़ूंगी, इसको जोड़ते हुए कि आप एक तरफ कह रही हैं आप साहित्य का प्रखर आवाज हैं, आप जब बोलती हैं तो लोग सुनते हैं, आप जब लिखती हैं तो लोग पढ़ते हैं।
जो साहित्य से थैंक जुड़े यू। हैं वो भी, जो ना जुड़े हों, मुझ जैसे लोग जो सीधे तौर से नहीं जुड़े हैं वो भी। तो आपने अभी बोला कि उन्होंने, मतलब उनका ये नजरिया है, लेकिन जब मैं गीताश्री का लेखन देखती हूँ, जितना मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ लिया है या मुझ, लेकिन जितना मैं पढ़ पाई हूँ, जितना मैंने समझा है, समझने की कोशिश की है, गीताश्री जी की नायिकाएं जो हैं वो इस स्टीरियोटाइप को तोड़ती हुई नजर आती हैं मुझे। चाहे वो आपके कहानियों की नायिकाएं हों या आपके 3 उपन्यास वाया मीडिया, हसीनाबाद और अब मीनाक्षी पे जो आपने लिखा है, उन सब में मुझे ये स्त्रियां मतलब बहुत ज्यादा लाउड हैं। इन्होंने मैं मतलब इसका जवाब देती लार्जर हूँ। मैं देन इसका लाइफ इनका, हाँ लार्जर देन मैं लाइफ मैं है ये। मैं इसका जवाब तो देती हूँ। क्या देखो, संदेश, देखो, हाँ, हाँ, नहीं, मेरा देखो, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल मुझे बस ये पूछना है कि आपकी ये जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनके थ्रू आप ऐसे लोगों को जो बाइफरकेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो डोमेन में सब डोमेन बना रहे हैं, जो चीजों को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं आप अपनी नायिकाओं के थ्रू? देखो, शुरू में जब मेरा पहला संग्रह आया था तो मैंने उसमें एक भूमिका में ये लिखा था। उससे पहले, संग्रह आने से पहले मुझ पर बहुत आरोप लग चुके थे कि इनकी नायिकाएं लाउड है, जो अभी तुमने कहा, अराजक है। तो मैंने उसमें एक, शुरू शुरू में मुझे समझ में नहीं आया कि सफाई नहीं देते अपनी रचना पे, तो मैंने मूर्खता की एक सफाई दे दी उसमें। उसके बाद जी से मैंने आज तक अपनी रचनाओं पे कोई सफाई नहीं दी। मैं किसी सफाई कोई स्पष्टीकरण नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन जब कोई प्यार से पूछता है या जानना चाहता है, उसको उत्सुकता होती है कि क्यों है ऐसा, तब मैं उसको खुलकर अपनी बात कहती हूँ कि मेरी नायिकाएं लाउड नहीं है। हम, मेरा स्वभाव अलग है रोहिणी, आपका स्वभाव अलग है, रश्मि का जी स्वभाव अलग है, अनु का स्वभाव अलग है। हम सब स्त्रियां अलग अलग स्वभाव की हैं। तो जब एक समस्या आएगी, कोई एक सिचुएशन आएगा, हम चारों का रिएक्शन अलग होगा। हम उस समस्या को रिसीव अपने अपने स्वभाव के अनुरूप करेंगे और रिएक्शन हमारे अपनी सुविधा से होगा, हमारे अपने स्वभाव से होगा, हमारी हमारे अनुकूल, हमारे परिवेश से होगा और हमारे विचारों से होगा। तो जो जितनी नायिकाएं हैं मेरी, वो सब अलग अलग स्वभाव की, अलग अलग परिवेश की हैं। जहां आपको लाउड लगता है, उसके लिए उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण ये देना चाहूंगी कि मैंने 19वीं शताब्दी की गुड़िया को और उस पैट्रियार्की को जो मनुस्मृति सिरहाने में रखकर सोती थी, जिसके हाथ में उस गुड़िया की चाबी थी, वो चाबी छीनने वाले हाथ तैयार किए मैंने और उसके सिरहाने से मनुस्मृति उठा के फेंकने का, जलाने का साहस मैंने भरा है। एक बात। दूसरी बात, हम जैसा संसार चाहते हैं वैसा संसार बनाते हैं। मैं जैसी दुनिया चाहती हूँ अपने लिए, वैसी दुनिया मुझे नहीं मिली। मैं जिस दुनिया को डिजर्व करती हूँ, वो दुनिया मैं नहीं बना सकती। मैं सिर्फ आकांक्षा कर सकती हूँ। तो आकांक्षा से कोई कृति जन्म लेती है। तो मेरी जो आकांक्षा है, उससे मेरी नायिकाएं जन्म लेती हैं। वो अपने अब वो किसी किसी को लाउड लग सकती हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में इतनी गूंगी गुड़ियाएं देखी हैं, इतनी गूंगी गुड़ियाएं, कि मेरी नायिकाओं, उस सदियों की चुप्पी का विस्फोट कहती हूं मैं उनको। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं ये मानती हूँ, मैंने जब मुझ पर यूरोटिका लिखने का और बड़ा आरोप सा लगा था, तो उस दौरान मैंने खूब पढ़ा विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन सी लेखिकाएं लिख रही हैं। तो उस अनाइस निन करके एक लेखिका का मुझे जिक्र मिला कि वो भी यूरोटिका बहुत लिखती थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसको मैं अपने भीतर, मैं स्त्रियों से ही प्रभावित होती हूँ। अब जब से मैंने लेखन में आई हूं, मैं सिर्फ स्त्रियों को सुनती हूँ और उनको महत्व देती हूँ और उनकी बातों को बहुत कोट करती हूँ। इसलिए मैं इनको इसलिए कोट करना चाह रही हूँ कि मेरे लिए हर वो लड़की भी बहुत महत्वपूर्ण है जो मेरे लिए एक कायदे का कोट दे देती है मुझे, और जिससे मुझे विजन मिलता है। वो चाहे उसकी उम्र कम हो या ज्यादा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो स्त्री है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। स्त्री होना ही मेरे लिए सबसे जरूरी पहली शर्त है। तो वो कहती थी कि आप अपने लेखन के जरिए अगर सांस नहीं लेते, आप अपने लेखन के जरिए रोते नहीं, हंसते नहीं, गाते नहीं, तो मत लिखिए।
आपके जी, अच्छी बात। कल्चर को, आपके देश को इस लेखन की कोई जरूरत नहीं है, नो यूज फॉर इट। वो कहती है नो यूज फॉर इट। तो मैं ऐसा कोई पात्र नहीं गढ़ना चाहती थी जिसकी जरूरत इस समाज को नहीं हो। इसलिए मेरी नायिकाएं जो जो देरिदा का जो कथन है विखंडनवाद जो है, हाँ, मैंने नहीं पढ़ा था उनको, बाद में पढ़ा। जो विखंडनवाद है वो मेरी कहानियों में नायिकाओं के माध्यम से आपको दिखेगा। विध्वंस जो है, जो विध्वंस है वो निर्माण के लिए है, और वो निर्माण जिसमें स्त्री एक व्यक्ति, एक यूनिट की तरह खड़ी है, आंख में आंख डालकर, चाहे उसके लिए लाउड होना पड़े, चाहे चुपचाप मलाई चुपचाप खाए, विरोध प्रतिरोध जताए, या वो भाषण दे, या वो प्रतिरोध जताकर घर से निकल जाए। वो डिपेंड करता है कि किस परिवेश की स्त्री है, उसी अनुसार वो एक्ट करेगी। मैं ऐसा नहीं है कि ब्रोथेल में रहने वाली स्त्री से भजन गवा दूं, कि भजन गा के मैसेज दे, और मंदिर में खड़ी स्त्री से ग्राहकों को आवाज लगवा दूं। ऐसा नहीं है। मेरे लिए परिवेश बहुत मायने रखता है। इसलिए जो जो नायिकाएं जो कई बार लाउड लगती हैं, वहां मैंने अपने खुद को रखकर देखा कि मैं हाँ, होती ये आपका लेखन पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा हाँ, कि हाँ, नायिकाओं के माध्यम से गीताश्री जी शायद अपने सपनों की दुनिया जैसी वो चाहती हैं, जैसा कि आपने अभी बोला कि हम जैसी दुनिया चाहते हैं, हम सोचते हैं कि वो हम बनाएं, उसमें हमारा योगदान हो। खैर, अब आप थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम आपकी नया उपन्यास जो आया है, आपकी एक सबसे नई नायिका मीनाक्षी पे, जो मीना से मीनाक्षी बनी है। तो वो मीना से मीनाक्षी बनने की जो यात्रा है उसकी, और जो संघर्ष उसने किया है उसमें, और मतलब उसमें जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रही थी, मतलब इस लाइव के लिए नहीं पढ़ रही थी, मैंने पहले ही पढ़ लिया था और मैंने आपको संदेश भी दिया था कि मैंने पढ़ा है इसे। तो मुझे लगा कि हसीनाबाद में आपकी जो नायिका है वो भी एक सामान्य परिवेश से उसने संघर्ष करके अपना एक मुकाम हासिल किया है, और वो जो योगदान देना चाहती थी, जो दे सकती थी, उसने दिया उस परिवेश में। वही चीज मुझे थोड़ी थोड़ी राजनटनी में मीनाक्षी के कैरेक्टर में भी लगा। वो मतलब, तो आपकी नायिकाएं हमेशा इतना मतलब क्या उसको पूछूं मैं कि अपने अस्तित्व को लेके इतना हलचल उनके अंदर क्यों होता है? उसमें क्या हम गीताश्री का अस्तित्व देखें, या नायिकाओं में मतलब आप समझ रही हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? पूरा मैं अभी बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बहुत सही सवाल। अगर मेरे लेखन को किसी ने पढ़ा है तो वही ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मेरे लेखन में अस्मिता के प्रश्न बहुत हैं, अपनी पहचान की छटपटाहट बहुत है। पहली मेरे लेखन की पहली ही जो छवि है वो अस्मिता की खोज है। देखो, हम जो जिस काल में जी रहे हैं, 20वीं शताब्दी में अस्मिताओं का द्वंद्व शुरू हो गया था, और 21वीं शताब्दी जिसमें हम हैं वो उसके स्थापित होने का और उसके जिसको कहते हैं उसको फलने फूलने का की शताब्दी है। मैंने उस मतलब दोनों शताब्दियों के मध्य हूँ मैं, उसमें जवान हुई और इसमें मैं अधेड़ हुई, तो 2 शताब्दियों को मैंने बहुत करीब से देखा। वो जो अस्मिताओं का द्वंद्व है, जो आप देखेंगे दलितों में है, स्त्रियों में है, मुस्लिम, जो जितने पिछड़ी जातियां हैं, उन सब में जो जातीय अस्मिता की जो छटपटाहट थी और समुदायों की, वो एकदम बहुत जोर पकड़ा 20वीं शताब्दी में। स्त्रियों के भीतर भी पहले क्या था कि स्वाधीनता आंदोलन में देश के लिए लड़ रहे थे, उसके बाद स्त्रियों ने एजुकेशन के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए अलग अलग कारणों से अलग अलग लड़ाइयां लड़ी। लेकिन उसके बहुत बाद में स्त्रियों को ये समझ में आया कि अब तो सब कुछ मिल गया, वोटिंग राइट भी मिल गई, संसद में भी कुछ आने लगी, राजनीति में भी जाने लगी, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? स्त्री की जमीन कहाँ है? स्त्री की छत कहाँ है? भाई, आपने तो दीवारें दे दी ना, न छत उसकी, न जमीन उसकी, न संपत्ति पर उसका अधिकार, वो आज तक भी वंश बढ़ाने की जरिया। तो स्त्रियों के भीतर जो अस्मिता की छटपटाहट हुई कि वो नाम के साथ
गीता श्री से अब गीता, मैं शर्मा हूं तो गीता श्री सिंह हो जाऊं, या वो, तो एक जो केयर ऑफ था, वो जो पहचान नहीं थी, स्त्री के पास अपना चेहरा नहीं था। देवताले जी की कविता में ये एक हिस्सा है कि स्त्री अपना धर अपने दोनों हथेलियों में से लेके और अपना अपना चेहरा लेके अपना पता ढूंढती है। तो वो स्त्री अपना पता ढूंढती हुई स्त्री 20वीं शताब्दी में बहुत जोर से आई, और इस शताब्दी में उसने अपना पता ढूंढ लिया। तो इसीलिए जो जितनी नायिकाएं हैं मेरी, उनके भीतर अपनी पहचान की छटपटाहट बहुत ज्यादा है, और ये एहसास गांव, घर, कस्बों, लोक तक में ये मैंने छटपटाहट देखी है। देखिए, मैंने तो जिंदगी भर घर पे चिट्ठियां मंगाई, केयर ऑफ बाबूजी का नाम, केयर ऑफ भैया का नाम। मैंने पहली बार जाना कि चिट्ठियां हमारे पते पे भी आ सकती हैं, और मेरा भी कोई पता हो सकता है। तो मेरे लिए पहला शौक और दूसरा कि मैंने जो अस्तित्ववाद है सार्त्र का, वो मेरे भीतर, या खलील जिब्रान का, ये दो का असर मेरे ऊपर बहुत पड़ा। हिंदी अनुवाद होकर इन दोनों की किताबें बड़ी मिलती थी। खलील जिब्रान तो सबने पढ़ा होगा, और सार्त्र को मैंने सिमोन के चक्कर में पढ़ा। मेरी देवी है सिमोन और उनके मित्र प्रेमी, तो मैंने सार्त्र को पढ़ा, तो मुझे लगा कि जो अस्तित्ववाद जो है वो स्त्री मेरे भीतर बहुत जोर से मेरे भीतर हॉन्ट करता है। कि और मैं सच बताऊं कि जब मैं दिल्ली नहीं थी, मैं पढ़ रही थी, उसी दौरान मेरे भीतर प्रेम को लेके एक परिभाषा और एक ढंग का एक विचार पनप गया था कि प्रेम करो लेकिन पूर्णता समर्पण नहीं, दो खंबे की तरह जिसकी छतें मिलती हो, जो खलील जिब्रान की परिभाषा थी। तो मैंने उस समय पढ़ लिया था उनको, तो मुझे ये लगता था कि मैं इश्क को और मोहब्बत को वो समर्पण वाले ढंग से नहीं देखती थी। तो जैसे ही आप प्रेम में होंगे और समर्पण की भावना नहीं होगी, वही अस्तित्व खड़ा हो जाता है। जी, तो यहाँ पे आपकी इस बात को प्रूव करती है आपके मीनाक्षी में एक लाइन है कि वो जो सौमित्र हैं, वो जब वो मीनाक्षी को अपने मोहपाश में बांधना चाहते हैं या उनपे जोर जबरदस्ती करते हैं, हालांकि मतलब वो परिवेश थोड़ा अलग है, मैं ये भी, मुझे पढ़ के ये मेरा यह है कि वो बिल्कुल जोर जबरदस्ती भी वो नहीं कर रहा था, उसकी एक महत्वाकांक्षा थी और इन्होंने कभी उसको डिनाई नहीं किया। वो जो भी है उनका मतलब, हालांकि आपने कहा है कि धर्म रक्षक और नीति सम्राट बल्लाल को बताया है, लेकिन जब मैं उपन्यास के अंत में पहुंची तो मुझे लगा कि असली नीति सम्राट आपकी मीनाक्षी थी, वो बल्लाल नहीं था। क्योंकि थ्रू आउट उसने अपने एग्जिस्टेंस को, थ्रू आउट उसने मिथिला को भी बचाने की कोशिश की। उसने अपने जो उसका वंश था, जहां से जो उसकी आइडेंटिटी थी, मतलब नट परिवार से वो आती थी, तो उसमें एक विचार है सौमित्र का, उसने बोला है कि महत्वाकांक्षी लड़कियों से प्रेम करना बड़ा दुष्कर काम है। ऐसी लड़कियां अपने काम के प्रति इतनी धुनी होती हैं कि उन्हें पकड़ पाना आसान नहीं है। तो ये जो अस्तित्व की लड़ाई है, ये जो आपकी अस्मिता की लड़ाई है, ये हमेशा से रही है। अभी आपने मतलब 20वीं-21वीं शताब्दी की बात की, लेकिन वाया मीडिया के बाद आप अचानक से 12वीं शताब्दी में जाती हैं और मीनाक्षी जैसी एक इतिहास लड़का को लेके आती हैं, जो मुझ जैसा आदमी तो मतलब ना तो मैं मिथिला से मेरा संबंध सीधे तौर पे है और ना इतिहास उस स्तर पे पढ़ा है मैंने। तो गीता श्री जी का क्या कहना है, मतलब 19वीं शताब्दी हो या 12वीं शताब्दी हो, पुरुषों की जो आकांक्षा है एक औरत से, उसमें कोई बदलाव नहीं आया अभी तक? देखिए, मैं तो इससे भी पहले गई हूँ। अम्रपाली उपन्यास जो मैंने लिखा है, वो अभी आनी बाकी है, उसकी बात सिर्फ आप कह सकती हैं, मैंने मीनाक्षी पढ़ी है तो मैं बस उसकी बात कर सकती हूँ। नहीं, मैं अपनी यात्रा के बारे में बता रही हूँ कि शताब्दियां लांघ कर चूंकि मैं स्त्री को ढूंढ रही हूँ, मैं एक खोजी दस्ता हूँ, स्त्रियों को ढूंढ रही हूँ मेरे इतिहास में, और पुरुषों की उस मानसिकता को तलाश रही हूँ कि आज भी जो उसी मानसिकता में जी रहे हैं जो लोग, वो कहाँ से आया। तो खून में है वो। मैं जब मैं वैशाली के उस माहौल में घूमती हूँ बुद्ध के काल में,
तो भी देखती हूँ कि थेरी गाथा में सारी स्त्रियां डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। सब की सब घर से भाग भाग के आश्रम में चली जा रही हैं, सबके पति परेशान, सबके पति आके छोड़ जा रहे हैं। इसीलिए वहां उस इलाके से जो बुद्धिज्म का खात्मा हुआ, उसके एक रीजन ये भी था कि उस इलाके के लोग इस बात से परेशान हो गए कि हमारी स्त्रियों को घर के अलावा भी एक ठौर मिल रहा है कि यहाँ से भाग के कहीं और ये ठिकाना बना ले रही हैं। अब सोचिए कि स्त्रियां, जितनी स्त्रियां थी, चाहे सुमंगला हो, जयंती हो, जितनी उस सिंघा हो, जितनी है, सुमंगला ने तो बाकायदा ये कहा कि अहो मैं मुक्त हुई। सारी स्त्रियों ने आश्रम में जाके कहा कि मैं मुक्त हुई, क्योंकि उनको उनका पति उनको उस छाते से भी तुच्छ समझता था जो अपने जीवन यापन के लिए छाता बनाता था। इस तरह के आपको अनेक कविताएं मिलेंगी। और आप सोचिए कि अगर वो स्त्रियां अपने घरों से भागकर आश्रम में नहीं जाती, मतलब बौद्ध विहार में नहीं जाती, मठों में, तो कविता नहीं लिखती। उनके भीतर की जो क्रिएटिविटी थी वो बाहर नहीं आती। उन सारी कितनी है, 500 से अधिक थेरियां हैं, जिसमें से सबने अपनी जीवन गाथा लिखी और जिसमें से 73 थेरियों ने पोएट्री लिखी। मतलब इतनी कवियत्रियां घरों में घुट रही थी, घरों में प्रताड़ित थी, डोमेस्टिक वायलेंस था, इसीलिए वहां से भाग के वो बौद्ध विहार में पहुंची और थेरी बन गई। तो स्त्री के लिए मुक्ति का मार्ग उस काल में भक्ति मार्ग था। भक्ति मार्ग मतलब ये बुद्ध वाला मार्ग था, मध्यम मार्ग था, उसमें भाग के चली गई। तो उसके बाद में दूसरी, अब आती हूँ 12वीं शताब्दी में। तो मैं ये तलाशती हूँ कि 12वीं शताब्दी में पुरुषों का व्यवहार कैसा था, स्त्रियां कैसी थी, प्रतिरोध करती थी कि नहीं करती थी। अगर नहीं करती थी तो जो स्त्री मैं कर रही हूँ, जो मेरी कल्पना की स्त्री है, जो मेरी आकांक्षाओं का, जो मेरे सपनों से के धागों से बुनी हुई स्त्री है, जिसे मैंने अपनी क्रोशी और सलाइयों से बुन रही हूँ, जिसमें मैं अपने स्वप्न, मैं उस मूर्तिकार की तरह हूँ जो अपनी तमाम कल्पनाएं समेट कर अपनी दुर्गा की मूर्ति में आंखें देता है। वो दुनिया भर का सौंदर्य जुटा के दुर्गा की आंख बनाता है, दुनिया भर की खुशबू जुटा के नाक बनाता है, दुनिया भर की ताकत जुटा के 10 हाथ बनाता है और दुनिया भर की त्वचाओं का रंग उतार के दुर्गा को देता है। तो मुझे मेरे भीतर वो उस मूर्तिकार की तरह कि माइकल एंजेलो को किसी ने कहा था कि इतनी सुंदर मूर्ति आपने बनाई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाई, इस पत्थर में जो आलतू फालतू पत्थर थे उसको छांट के मैंने अलग कर दिया, मूर्ति तो इसमें पहले से थी। तो मैं जिस स्त्री को तलाश रही थी वो 12वीं शताब्दी में मुझे मिली, जो बहुत सचेतन थी। वो इतनी सचेतन थी कि उसने अपनी पांडुलिपियां, किताबें, ज्ञान बचाने के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्रेम का भी त्याग करती है, कुर्बान करती है। तो मैं एक मैसेज देना चाहती थी स्त्रियों की तरफ से कि 12वीं शताब्दी में हमारे पास एक ऐसी नायिका है जो अपने अपने कर्तव्य के लिए इस तरह का कदम उठाती है। मतलब एक मैसेज भी है और इतनी अस्तित्ववादी है जो नर्तकी से राज नर्तकी भी नहीं बनती है। जी, ये तो बहुत ज्यादा मतलब काफी लाउड मैसेज है ये आपके इस राजनटनी में कि मीनाक्षी उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन मुझे एक मतलब एज ए वुमन मुझे जो फील हुआ, हालांकि वो पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे लगा कि हाँ, ये हर मतलब शायद जो भी एक सजग महिला होगी, ये उसकी लड़ाई है, ये उसका जीवन है। वो मतलब जब हम देश और काल की बात कर रहे हैं, तो जब ये उपन्यास आया तो 12वीं शताब्दी आपने मीनाक्षी आप लेके आई। मुझे लगा कि शायद मुझे मतलब यहाँ मैं अपनी बात कहूंगी कि शायद मुझे इसमें कुछ इतिहास मिलेगा और शायद कुछ मिथिला मिलेगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लेकिन नहीं मिलने के बावजूद भी मैं निराश नहीं हुई। मेरी निराशा मुझे नहीं हुई उस स्तर पे। उसका कारण ये था कि मैं मतलब शुरू से, जहां से ये उपन्यास शुरू हुआ है और जब उसकी मृत्यु के साथ, आपकी नायिका मीनाक्षी की मृत्यु के साथ ये खत्म हुआ है, तब तक वो एक फिल्म की तरह चल रहा है कि हाँ, एक औरत का जो जीवन है वो कभी बदला नहीं। वो देश बदल जाए, काल बदल जाए, परिवेश बदल जाए, उसका संघर्ष वैसे ही है। एक चीज थी उसमें जो मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना खटकना,
वो उसमें उसमें मैंने अपने को भी देखा, आपको भी देखा, अपनी माँ को भी देखा, सबको देखा। क्या देखा कि वो राजनटनी नहीं बनी, लेकिन उसकी जो 2 जनरेशन पहले उसके दादा आए थे, उनकी उसकी दादी ने ये एक मतलब क्या कहते हैं, ये निर्णय लिया था, ये फैसला लिया था कि अब वो बसेंगे कहीं, जहां भी उपयुक्त जगह मिलेगी, लोग मिलेंगे, परिवेश मिलेगा, वो बस जाएंगे। तो मुझे लगा कि बंजारों में, अगर ये शब्द गलत ना हो तो, कि नट साम्राज्य कहीं ना कहीं उसमें मेट्रियार्कल पावर था, क्योंकि या फिर सुशोभन के जो पिता थे शायद वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी स्त्रीवादी, वो मनुष्य थे, उनको लगा कि उनकी बहुत पत्नी बहुत सही बढ़िया, बहुत है। अच्छी बात, मैं बहुत जी अच्छी बात, यहाँ पे मैं बहुत वो अच्छी बात, मुझे बहुत नहीं, अच्छी बात रोहिणी। तो जो बेहतर मनुष्य होगा वो स्त्री को जी, जो सम्मान देगा ही। मनुष्य होगा वो स्त्रीवाद पुरुषवाद में विश्वास नहीं हाँ रखेगा, ये हाँ। मेरा अपना मत है। तो उसमें एक लाइन है आपकी कि जब वो मतलब हालांकि वो कुसुम खेती करते हैं, उसका जो वंशज रहे उन्होंने शुरू किया, और उसके पिता और उसकी माँ भी अपने अस्तित्व को बचाते हुए अपना पेशा बदला है उन्होंने। उसमें एक लाइन है कि मीनाक्षी सोचती है अपने बाबा के मुख से कि ये मतलब ये मेरी कला की इतनी सराहना कर रहे हैं, मतलब वो अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहते हैं। हो सकता है मजबूरी में आके उन्होंने कुसुम खेती कर ली, या जो भी कारण रहे होंगे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो क्या इसमें मीनाक्षी का ये संदेश है क्या कि वो शायद नटनी ना बनना चाहती हो, शायद उसका रुझान वेदों की तरफ हो, पढ़ाई की तरफ हो, लेकिन वो अपने माता पिता की खुशी देख के उसने सोचा हो कि नहीं, इफ माय पेरेंट्स आर हैप्पी आई विल बी डूइंग दिस, ऐसा कुछ है क्या, हिडन मैसेज कुछ नहीं है नहीं क्या? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, हिडन देखो क्या ना, मुझे तो छुपा छुपी का खेल ना लेखन में करती हूँ ना जिंदगी में, मैं जो कहना होता है स्पष्ट कहती हूँ। इसीलिए कई लोग मेरे कलावादियों को मेरा लेखन पसंद नहीं है। कलावादी ना बहुत आवरण में बातें कहते हैं, मुझे कलावाद नहीं आती। मैं उस तरह का कलात्मकता मुझ में नहीं है कि मैं लपेट के रैपर लपेट के कोई बात कहूँ। मैं सीधे सीधे शब्दों में बात कहती हूँ। तो मुझे जो कहना होता है मैंने सीधे कह दिया कि ये हिडन नहीं था कि उसके दादा का, लेकिन हाँ उसको ये था कि हमारी पहचान, हम नटनी है। अगर वो मीनाक्षी छोड़ देती तो उसका अपना पारंपरिक पेशा जो था वो खत्म हो जाता, और जातीय जातीय पहचान जो है वो खत्म हो जाती। और चूंकि वो छोड़ सकती थी अगर वो कोई और पेशा होता, वो नृत्य और कला से, करतब कला से संबंधित था, और नृत्य उसका पैशन था, इसलिए उसने उसको अपनी सुविधा से अपना लिया। तो उसको उसने अपनी पहचान से जोड़ दिया कि मैं नटनी हूं तो नटनी ही रहूंगी। और चूंकि ये नटनी कला जन समुदाय के लिए है, आम जन के लिए है, राज्यों के लिए नहीं है, राजाओं के लिए नहीं है, इसलिए उसने राजाश्रय में जाने से इनकार कर दिया। वो जा सकती थी, राजनर्तकी बन सकती थी, राजनटनी बन सकती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। ये मेरी मीनाक्षी है कि जो साम्राज्य ठुकरा सकती है अपनी पहचान के लिए। कोई स्त्री, हाँ, उससे तो हमने मेरा ये मैसेज, हाँ उस पर तो हाँ हमने बात कर ली है कि हाँ आपकी नायिकाएं हाँ स्टीरियोटाइप से हाँ। अलग तो जाएंगी, वो जो दिख रही है वो उसका नहीं नृत्य, हाँ करेगी, उस ये तो हमने नृत्य पहले उसका ही इस पे। पैशन है। वो नृत्य में, वो नृत्य बहुत करती है, मंदिर के चबूतरे पे जाके और अपने आप नाचती रहती है, लोग उसे दूर से देखते हैं। तो चूंकि वो नाचती है, बंजारन है और खून में है, बल्कि उसकी जितनी स्त्रियां होती है बंजारन स्त्रियां, वो गाती और नाचती हैं, तो उसके खून में है। तो वो चीज उसको रह रह के लहर मारती है, तो वो उससे उससे मुक्त नहीं हो सकती, उसको नहीं छोड़ सकती थी वो। तो इसलिए उसको अपनाया। इसमें उसके दादा का नहीं, बल्कि वो इसको, जो कला जनता के मनोरंजन के लिए है, जो जनता को मनोरंजन दे, उस कला को बहुत बड़ा मानती है। यहाँ भी हाँ, उसमें मीनाक्षी आपका यही, इस कला की बात से है, उसमें आपका एक हाँ वक्तव्य है, हाँ मैं आपका ही हाँ कहूंगी, लेखिका आप हैं, कि वहाँ सौमित्र ने कहा है कि कलाकार जहाँ बैठे वो जगह मामूली नहीं होती है। तो ये दिखाता है कि मिथिलांचल में मतलब कला, मतलब वो हालांकि उसके उसके उद्देश्य अलग थे, उसका एजेंडा अलग था, लेकिन उसके अलग मन था, में कला के प्रति, जी, कला के प्रति वो मतलब सद्भाव था, उसके मन में आदर था। लेकिन मतलब इस अब हम थोड़ा बातचीत के अंतिम दौर में आ रहे हैं, करने के लिए राजनटनी मीनाक्षी पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं इसको रैप अप करने की कोशिश में जाऊंगी।
एक जगह है जहां पे आपने जिक्र किया है सैद्धांतिक की कुलीनवाद का, और यहाँ फिर मतलब ये सवाल मेरे मन में आया, ये क्लीशे सवाल है, मैं फिर से वही शब्द बोलूंगी, लेकिन कि बल्लाल जो है आपका नायक जो है, वो हालांकि वो नायक नहीं है, वो कहीं भी मीनाक्षी के बराबर मुझे नहीं दिखता है, उसका परिवेश ऐसा है, उसने कभी कोई संघर्ष नहीं किया, उसकी गाथाएं लिखी जाएंगी, उसके कृत्य नहीं लिखे जाएंगे, ऐसा डिसाइडेड था। तो ये भी दिखता है कि जो इतिहास पढ़ के हम संदर्भ देते हैं और जिसपे हम गर्व करते हैं, ये भी संदेश आपके इस उपन्यास से आता है कि इतिहास मैनिपुलेटेड होता है, शायद वो जिसकी सत्ता होती है वो लिखवाता है, और वही वाली बात है कि ये मैंने बताने की कोशिश की है इसमें। शेर और हिरण की लड़ाई है तो शेर की गाथा लिखी जाएगी क्योंकि लिखने वाला शायद उसके वंश का होगा, मतलब ऐसा मुझे लगा। आज तक पुरुषों की गाथा लिखी गई क्योंकि लेखक भी पुरुष रहे, अगर स्त्रियां होती सत्ता में तो स्त्री की गाथा होती, और आज हम ये पेट्रियार्की की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। तो ये बल्लाल जो है एक तरफ ये सैद्धांतिक रूप से कुलीनवादी हैं, लेकिन वहीं वो एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने क्या नाम है मैं भूल रही हूँ, उनके जो मित्र हैं जो उनके साथ हमेशा गोपाल को वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता है मुझे कुलीन स्त्रियां कभी नहीं भाई। तो ये क्या स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मतलब ये मुझे चाहिए कि मतलब कुलीन स्त्रियां क्या होती हैं और निम्न कुल की स्त्रियां क्या होती हैं, और एक जगह उसने कहा जी, एक जगह उसने कहा है कि स्त्री का कोई जात नहीं होता, स्त्री की कोई जाति नहीं होती है। तो मैं अपनी बात शुरू कर लूं कि स्त्री की कोई जाति नहीं होती है, अगर संदर्भ से काट के मुझे कहा जाता कि बल्लाल सेन ने ये स्टेटमेंट दिया है तो आई कुड हैव सेड कि भाई ये तो बहुत उदारवादी है, ये तो मतलब इसने बोल दिया स्त्री की जाति नहीं होती है, लेकिन संदर्भ है वहां पे। इससे क्या संदेश? बताती हूँ। बल्लाल के ऊपर दो तरह के दबाव थे। एक पिता का दबाव ये था कि कुलीनिज्म की स्थापना करनी है, मतलब वर्ण व्यवस्था लागू करनी है और कड़ाई से लागू करनी है, इसीलिए उसने बौद्ध मठ उजाड़े। उससे पहले तो उजड़ा ही था, उसने भी बौद्ध मठ, उस इलाके के सारे बौद्ध मठ उजाड़ दिए। उसके सैनिकों ने दो ही काम किए, रास्ते भर बौद्ध मठ उजाड़े और मिथिला में आके घरों में घुस घुस के पांडुलिपियां लूटी, और मिथिला वालों ने जमीन के अंदर कई पांडुलिपियां गाड़ दी। उसके बाद वो कहीं नष्ट हो गई, कुछ बची, कुछ संदूकों में मिली। वो कालखंड इस रूप में याद रखा जाएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट की बात आप पूछ रही हैं, इसके पीछे मुझे बल्लाल को एक्सपोज करना था कि एक तरफ आप वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हो, दूसरी तरफ आपको पहले अलबेली अच्छी लगती है, फिर आप घूमते रहते हो, और फिर आपको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सहज उपलब्ध स्त्रियां हैं जो आपके कुल की नहीं है, जो सवर्ण स्त्रियां नहीं है वो सहज उपलब्ध नहीं है। तो दोनों में ये डिबेट होता है। वो पूछता है कि क्यों आपको अच्छी लगती हैं। चूंकि निम्न कुल और उच्च कुल का वर्णन की चर्चा इसलिए आई है, वो आज मैं लिखूंगी, आज के दो लोगों के बीच संवाद होगा तो उसमें ये डायलॉग नहीं आएंगे। ये संवाद उस काल में 12वीं शताब्दी में जब वर्ण व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही थी और मनुस्मृति लिखा जा चुका था, और हाँ, लेकिन मिथिला इससे अप्रभावी था। मिथिला में याज्ञवल्क्य के ऋषि का प्रभाव था। मिथिला ने मनुस्मृति को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और मिथिला में मनुस्मृति का कोई प्रभाव नहीं था। वो मिथिला मूलतः ब्राह्मणों का था, और जो दूसरी जातियां थी उनके साथ भी कोई भेदभाव जैसा नहीं था, लेकिन ब्राह्मण वर्चस्व वाला राज्य था मिथिला। इसीलिए वहां मनुस्मृति को लागू करने का कोई उस तरह का न दबाव था, न जरूरत थी, न मिथिला के ब्राह्मणों ने इसको सीरियसली लिया। ये सब मैंने अपने अध्ययन के दौरान और वहां के लोगों से बातचीत करके जाना। तो इसलिए दबाव था मनुस्मृति का बल्लाल के ऊपर कि वर्ण व्यवस्था को कड़ाई से, जो उसके पिता नहीं कर पाए, उसके पिता थोड़े ढीले थे, वो नहीं कर पाए, तो बल्लाल के ऊपर ये दबाव था। दूसरा, अब उसको पसंद आ रही है दूसरे कुल की स्त्रियां, उसका रिश्ता आ चुका है कर्नाट वंश से, तो उस पर दबाव है शादी करने का, लेकिन इसको प्रेम हो जाता है, तो वो अपनी पसंद को जस्टिफाई करता है कि स्त्रियों की कोई जाति नहीं होती, वो जस्टिफाई करता है। कहीं ना कहीं मुझे उसमें एक सामाजिक मुहावरा सुनाई देता है कि, या मुझे ये समझ में आता है कि जब स्त्रियां
जिस कुल में ब्याह दी जाती हैं उसी कुल की हो जाती हैं। स्त्रियों की अपनी जाति, अपनी पहचान भारतीय समाज में आज हम बचा के रखते हैं ना। गीता शर्मा होगी तो गीता शर्मा बचा के रखेगी। आप 20 साल पहले आप बताइए कि कोई स्त्री अपने मायके का सरनेम नहीं रख सकती थी। आते ही उसका पासपोर्ट बदलेगा, आते ही उसका वोटर कार्ड बदलेगा और सब में उसके नाम के साथ उसके ससुराल का नाम जोड़ा जाएगा। तो ये भारतीय समाज में था कि स्त्रियां तो क्या, हम जैसा हम लोगों ने बचपन से सुना है कि लड़की जात, और जिस घर में जाना है लड़की और पानी एक जैसे, जिसमें जाए उसमें ढल जाए, उसके जैसे हो जाए। तो उसके माइंड में ये था कहीं ना कहीं कि स्त्रियों का क्या है। वो तो जैसे मीनाक्षी अगर मेरी रानी बनती है या प्रेमिका बनती है, मेरी पत्नी बनती है, भार्या बनती है, तो फिर उसका कुल बदल जाएगा, वो मतलब उच्च कुल की हो जाएगी। जैसे सब ब्राह्मण से ब्याहने के बाद कोई पिछड़ी जाति की कोई स्त्री ब्राह्मण कुल में जाके ब्राह्मणी हो जाती है और उसको वो दर्जा प्राप्त हो जाता है कि ब्राह्मणी हो गई। इससे ये सोच थी मेरे दिमाग में। इसी को मैं एक्सपोज करना चाहती थी बल्लाल के माध्यम से, उस समाज की उस मानसिकता को जो स्त्रियों को लेकर सोचता है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर ये डायलॉग डाला है। मैं कहाँ फेल हुई संदेश देने में मुझे नहीं मालूम, कुछ छूटा होगा, कुछ नहीं मिला होगा, आपको निराशा बहुतों को होगी, लेकिन मैं जहां जहां जो कहना चाहती थी स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, पारिवारिक संस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, कुलीनिज्म के बारे में, वहां मैंने समझदारी से संवाद को रखा है, बहुत सोच समझ कर। हो सकता है मैं मुझ में बहुत मैच्योरिटी का अभाव हो तो कुछ चीजें मैं ठीक से क्लियर नहीं कर पाई होंगी। हो सकता है कि मैं क्लियर मैसेज नहीं जा पाया हो, थोड़ा और नहीं। जब हम देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी और आपको इंटरप्ट भी करूंगी कि क्या मैसेज जाएगा। आप मतलब जब लेखक लिख देता है, जब हम प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, तो फिर वो कस्टमर है, मतलब पाठक भी कस्टमर की तरह है। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ। तो मतलब आपको नहीं पता है कि वो किस चीज को लेगा, क्योंकि हर एक आदमी में की सोच अलग है, हर आदमी अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ेगा। मुझे इसमें मैं अपना संदर्भ, मुझे अपनी एक घटना याद आती है कि जब मैं एमफिल अपना लिख रही थी, तो संयोग से मैं जिस किताब के बेस पे अपना एमफिल लिख रही थी, तो संयोग से वो राइटर इंडिया आई थी उस समय। तो उनसे जो मैंने सवाल किए थे अपने एमफिल के लिए, उनकी किताब है प्लीज लुक आफ्टर मॉम, जिसका हिंदी अनुवाद भी आया हुआ है पहले से ही, 2012 में प्रकाशित हुआ था। तो उस समय मुझे मौका मिला, मैं मतलब अभी जस्ट रिसर्च स्कॉलर बनी थी, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं मतलब वो कोरिया की राइटर है, सिंग यंग सुक नाम है उनका, और तो उन्होंने एक किताब लिखी प्लीज लुक आफ्टर मॉम, और बहुत चर्चित किताब है। तो उनसे जो मैंने सवाल पूछे थे, तो मैं भारतीय परिवेश में माँ और स्त्री के रूप में उनसे सवाल पूछे थे, स्त्री को लेके और एक माँ को लेके। तो उस समय उनका स्टेटमेंट असल में मुझे बताना है, उन्होंने बोला था कि जब एक लेखक लिख रहा होता है तो वो खुद के बारे में सोच सकता है, और ये मैक्सिमम एक सेट ऑफ कम्युनिटी के बारे में सोच सकता है जो उसका पाठक वर्ग है या जिससे वो बिलोंग करता है, थोड़ा और एरिना बढ़ाएंगे तो। लेकिन दुनिया तो बहुत वास्ट है ना, और मतलब 700 करोड़ लोग हैं उसमें, मतलब कहाँ से पता चलेगा कि तुमने जो सोचा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये दो कल्चर की बात है। तो यहाँ आप कहीं फेल, मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे आप फेल हुई हैं। हाँ, अगर कोई इतिहास खोजेगा इसमें, अगर कोई भाषा के स्तर पे आएगा और कोई कहेगा कि ये समाज शास्त्र और इतिहास इससे में कुछ योगदान होगा, तो मुझे लगता है, बहुत बेबाकी से मैं ये कह रही हूँ, आप पता नहीं इसे जैसे भी ले, कि आपने इस किताब के माध्यम से इतिहास वालों को मीनाक्षी दी है, बाकी का काम अब उनके जिम्मे है। आपने एक साहित्यकार के रूप में शायद अपना काम कर लिया, एक नायिका हमें दे दी। जिनको इतिहास चाहिए अब वो ढूंढेंगे, मुझे चाहिए मैं ढूंढूंगी। तो अभी मैं देख रही हूँ लोग मतलब अस्मिता के सवाल से काफी खुश हैं, और
सवाल ऐसा सच कुछ है नहीं। मैं यहाँ लोगों से, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना हमारा समय ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हमने काफी बातचीत कर ली, गीता श्री ने काफी बेबाकी से सारे जवाब दिए हैं। मैं कितनी सफल हुई अपने इस भूमिका में मुझे नहीं पता है। और गीता श्री जी की एक किताब है राजनीति, राजपाल एंड सन से पिछले ही हफ्ते आई है, आप पढ़िए, मीनाक्षी को जानिए और उसको, हाँ, उसको रेफरेंस बना के आप इतिहास रच सकते हैं, इतिहास खोज सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया रोहिणी, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ग्रिल